बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का थर्मोडायनेमिक्स का PYQ सीरीज। इससे पहले मैंने दो वीडियो बना रखा हूं किस पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। एक हाइड्रोकार्बन का है, एक हेलो एल्केन्स का है। जितने भी PYQ हाइड्रोकार्बन में आ रखे हैं नीट के अंदर में, और हेलो एल्केन्स में जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं नीट के अंदर में, पूरा सोल्व किया हूं, थ्योरी के साथ सोल्व किया हूं। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से चेकआउट करने की कोशिश करना। और इस सेशन, इस वीडियोस के अंदर में थर्मोडायनेमिक्स का, यहाँ पर देख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th का है। क्या है? क्लास 11th का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके? क्लास 11th का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ बहुत बच्चे कॉन्सेप्ट में समझ नहीं आती है कोई चीज को लेकर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में। तो इस वीडियो के अंदर में क्वेश्चन के थ्रू हम थर्मोडायनेमिक्स का थ्योरी भी सोल्व करेंगे, क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं लास्ट 6 ईयर 7 ईयर, जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, वहां से क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करके हमने आपके लिए वीडियोस लेके आया हूं। क्वेश्चंस को हम सोल्व करें इस वीडियोस के अंदर में, PYQ सीरीज के अंदर में हम सोल्व करेंगे। ओके, तो बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। शुरू में अगर देखोगे क्वेश्चन एक दो सोल्व करोगे, मजा नहीं आएगा। लास्ट तक देखोगे तो आपको थ्योरी भी मिलेगी, बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट भी सोल्व करेंगे इसकी वीडियो के अंदर में। ओके, तो प्लीज वीडियो को दोस्तों यारों में शेयर करो, और जो नए चैनल पे सब्सक्राइब भी करो। ओके, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख ले सकते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिस आस्किंग, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीज। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट 2024 का रखा है, ठीक है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो आप अच्छे से एक बार देख लेना, पर अच्छे से इसको रीड करो। एंट्रोपी की बात पूछा है, कौन से ऑप्शंस हैं जो आपको दे रखे, A, B, C और D। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे। चार ऑप्शन आपको बताना है किसमें एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करना कि बच्चे एंट्रोपी होता क्या, ये वर्ड क्या है। देखो, एंट्रोपी सिंपली बोलते हैं रैंडमनेस ऑफ गैस। किसकी बात करते हैं? रैंडमनेस ऑफ गैस। किसकी बात करते हैं? रैंडमनेस ऑफ गैस। जहां पर जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं रैंडम फॉर्म में होते हैं, जहां भी अपनी मर्जी से गैस मॉलिक्यूल रैंडम फॉर्म में होते हैं। जैसे गैस होता है, तो गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कहीं भी अपनी मर्जी से रैंडम फॉर्म में होते हैं, कभी इधर होते रहते हैं। लिक्विड में क्या होता है, एक ऑर्डर फॉर्म में होते हैं और थोड़ा मॉलिक्यूल पास पास आने लगते हैं। सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, मॉलिक्यूल और पास हो जाते हैं, इतने पास हो जाते हैं कि वो सॉलिड बिहेव करने लगता है, ठोस टाइप का बिहेव करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड एक ठोस की तरह, हार्ड की तरह बिहेव करता है। तो वहां पर रैंडमनेस सॉलिड में क्या होती है, 0 हो जाती है, तो एंट्रोपी भी 0 हो जाती है। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे पॉइंट पढ़ना, अच्छे से रीड करना बच्चे। ए लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर। देखो एक सपोज कर लो कि एक लिक्विड है, ठीक है, कंटेनर में। ओके, यहाँ पर लिक्विड है, अब इसको हम हीट दिए, थोड़ा सा हीट दिए, ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। किसमें? वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो वेपर क्या होता है? एक्चुअली वेपर तो गैस ही होता है ना बच्चे, गैस होते हैं। और गैस के अंदर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रैंडम फॉर्म में तो होते हैं। तो सिंपल ये है कि लिक्विड जो होता है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब लिक्विड क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी। डेल ए से मतलब एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी। तो पहला तो एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। सेकंड में देखो कि टेम्परेचर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लोवर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन। देखो अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स में थर्ड लॉ पढ़ा होगा, तो एब्सोल्यूट 0 केल्विन में एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ क्या कर रहा है, 130 मतलब 130 केल्विन से 0 केल्विन की तरफ जा रहा है, मतलब टेम्परेचर एब्सोल्यूट के पास आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एंट्रोपी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एंट्रोपी यहाँ पे कम होगा। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर एंट्रोपी इज डिक्रीज पॉइंट में आती है, तो यहाँ पर एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज में हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन जो है वहां पर एंट्रोपी डिक्रीज आएगी। ओके, सी ऑप्शन की बात कर ले तो सोडियम बाई कार्बोनेट है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, और सोडियम कार्बोनेट बन रहा है सॉलिड फॉर्म में, और CO2 गैस और H2 गैस। तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ गैस मोल क्या हो रहे हैं, यहाँ पर 0 है, प्रोडक्ट में जाए 2 मोल से मिल रहे, 1 1 2 मोल देखने को मिल रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बढ़ते जा रहे हैं गैसेस का, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर भी एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ गैस मोल इंक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी तो इंक्रीज करेगी ना। देखो अब यहाँ पर देखो डी ऑप्शन में देखो, यहाँ पर क्या है, Cl2 है, गैस में है, और यहाँ पर 2 मोल Cl मिल रहा है, मतलब 1 मोल Cl2 से 2 मोल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी तो गैसेस इंक्रीज कर रहे हैं, तो एंट्रोपी यहाँ पर भी इंक्रीज है। तो यहाँ पर भी एंट्रोपी आपको क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो देखो बच्चों, इस बताना है कि करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किसमें एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। तो फर्स्ट में कर रही है,
सी में कर रही है, डी में कर रही है, बी में नहीं कर रही है। कौन सा ऑप्शन है? ए सी डी ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो क्वेश्चन जल्द से जल्द सोल्व हो जाएगी। ओके, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मैच ऑफ द फ्लोइंग है, लिस्ट 1 में दे रखा है और लिस्ट 2 दे रखा है। लिस्ट 1 प्रोसेस है और लिस्ट 2 कंडीशन। ये क्वेश्चन नीट 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है। देखो बहुत इजी है ये, आपको थर्मोडायनेमिक एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में ही आपको देखने को मिल जाता है। आइसोथर्मल, देखो यहाँ पर पूछा गया आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल को आपको पता चलेगा आइसोथर्मल होता क्या। आइसोथर्मल होता क्या है? देखो आइसो आपको पहचानना ये है कि आइसो मतलब क्या होता है? सेम होता है ना, सेम होता है। और थर्मल के मतलब क्या लग रहा है? थर्मल मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर की बात कर रही है ना, टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर सेम, मतलब कि T0 है। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसी को बोलते हैं आइसोथर्मल। आइसोकोरिक का देखो, आइसोकोरिक में जो बी में है, आइसोकोरिक क्या होता है? सिंपल देखो, आइसोकोरिक आइसो मतलब सेम, कोरिक के मतलब होता है वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो जहां पर सेम वॉल्यूम मतलब सिंपल ये, जहां पर वॉल्यूम 0 होगा मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वहां पर क्या होगा? आइसोकोरिक होगा। अब आता है आइसोबारिक। देखो आइसोबारिक नहीं पता लग रहा, आइसोबारिक मतलब आइसो मतलब तो सेम ही लग गया ना। अब बार मतलब किसका यूनिट होता है? किस क्वांटिटी का यूनिट होता है? प्रेशर का होता है। जहाँ P0 होता है मतलब P कांस्टेंट, जहाँ प्रेशर कांस्टेंट होगा वो आइसोबारिक होगा। और एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट होता है, हीट 0 होता है। तो बस ऑप्शन मैच कर लो ना लिस्ट 2 से, देख लो। अब यहाँ पर देख लो, नो हीट एक्सचेंज, किसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो आइसोथर्मल कहाँ पे? आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर, जो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट कहाँ पर है? देखो बी में, देखो 2 में देखो क्या लिखा हुआ? आउट ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब ये है कि ऑप्शन ए जो होंगे, ये वाला ए जो होगा वो 2 से मैच करेगा, ठीक है। बी आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, कहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट? यहाँ पे है। तो जो आपका बी होगा वो थर्ड से आएगा, मैच करेगा, ठीक है। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, कहाँ प्रेशर? मतलब जो सी होगा वो 4 से मैच करेगा। और लास्ट में जो डी हमारा होगा वो किससे मैच कर रहा है? 1 से मैच कर रहा है। ओके, कौन सा ऑप्शन है? 1 2 B3 C4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ये थ्योरी के बेस के हिसाब से आपको समझना है क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये थ्योरी ध्यान में रखना। ये आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, इसको याद मत करना, दिमाग में धरना कि आइसोबारिक मतलब 12 मतलब प्रेशर की बात कर रहा है। प्रेशर किसकी यूनिट होती है? 12 होता है ना, उसकी यूनिट 12 होता है ना प्रेशर का। तो उसे पता रहना कि आइसो मतलब सेम, 12 मतलब प्रेशर कॉमन, मतलब प्रेशर जो होगा 0 हो जाएगा, मतलब सेम है, मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर। तो आइसोबार कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे समझना चाहिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ये नीट का क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 का क्वेश्चन है, ये भी नए क्वेश्चन है, लेटेस्ट है। यहाँ पर देखो सिंपली क्वेश्चन पूछा गया, वर्क डन पूछा है। द वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन, ठीक है। टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेल्सियस है। फ्रॉम प्रेशर मतलब कहाँ से प्रेशर है? P1 जो आपको दे रखा है, P1 20 एटमोस्फेयर ATM दे रखा है, और P2 आपको दे रखा है 10 ATM, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है रिवर्सिबल के केस में? देखो रिवर्सिबल के केस में वर्क का फॉर्मूला प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू -nRT ln P1 अपॉन P2 होता है, ये प्रेशर केस में होता है। एक होता है फॉर्मूला W इज इक्वल टू -nRT वॉल्यूम केस में होता है, V2 अपॉन V1 होता है, V2 अपॉन V1 होता है। तो यहाँ पर इस चीज को समझना है। तो हमें प्रेशर दे रखा है, तो हम ये फॉर्मूला का फिलहाल यूज ना करके हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को समझ लेना कि यहाँ पर प्रेशर क्या है? P1 आपको दे रखा है, P1 कितना दे रखा है? 20 ATM प्रेशर आपको दे रखा है, और P2 आपको दे रखा है कितना? 10 ATM दे रखा है, ओके, ठीक है। और आपको टेम्परेचर भी दे रखा है, कितना दे रखा है? 25 डिग्री सेल्सियस, जो केल्विन में कन्वर्ट 298 केल्विन हो जाएगा। कैसे होगा? 273 में 25 जोड़ दोगे तो आ जाएगा, ओके। तो टेम्परेचर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आप यूज करो। देखो यहाँ पर रिवर्सिबल क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें? रिवर्सिबल का पॉइंट बोला गया है। अगर इसको लॉग में हम यूज करेंगे तो इस फॉर्मूला को लॉग में यूज करने के लिए क्या होता है? ln को हटा के 2.303 लॉग यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर देखो W इज इक्वल टू -2.303 nRT log P1 अपॉन P2। बस अब कुछ करना क्या है? सारे डेटा को पुट कर देना फॉर्मूला के अंदर। यहाँ पे देख लो, सिंपल वर्क है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कितने 1 मोल की पूछा ना, तो 1 n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। n 1 है तो -1 इंटू, हम इसी फॉर्मूला पर लगा रहे हैं, ठीक है, ओके। आप लॉग पे भी लगा सकते हो, ln पे भी लगा सकते हो, आंसर सेम ही आने वाला है। तो हम ln पे लगा रहे हैं। r कितने हो गए? r यहाँ पर लेने बोल रहा है 2 कैलोरी, तो यहाँ पर 2 कैलोरी ले लेंगे हम, ठीक है।
इनटू यहाँ पर आर कितने, सॉरी आर टेम्परेचर कितने हैं 298 केल्विन टेम्परेचर है। ln P1 कितने हैं, P1 आपका 20 हो जाएगा, 20/10 हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करोगे तो माइनस ऑलमोस्ट आ जाएंगे 413 के आसपास आ जाएंगे, ठीक है, कैलोरी आ जाएंगे, क्योंकि मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ पर कैलोरी है, देखो कैलोरी ये वाला है, कैलोरी है और पर मोल केल्विन, तो 1 मोल कैंसिल, टेम्परेचर केल्विन कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ कैलोरी बन के आएंगे कितना, इसका ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगी। ओके, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको बस फॉर्मूला अप्रोच करना है और वहां पर डेटा पुट कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। अब 4th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कंसीडर द फ्लोइंग रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन दे रखा है और ये क्वेश्चन नीट 2023 का क्वेश्चन पूछ रखा है। तो सिंपली क्या है कि व्हाट इज द इंथाल्पी चेंज डिकम्पोजिशन। देखो पहले यहाँ पर इस रिएक्शन का इंथाल्पी दे रखा है, यहाँ पर देख लो, अच्छे से रीड कर लो, ओके, दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर वाटर बन रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहे हैं, 2 H2 के साथ और एक O2 के साथ मिल करके वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। जब भी किसी कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक होगा, तो जो इंथाल्पी आएगा डेल्टा H वो नेगेटिव आएगा, तभी तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू दे रखा है, माइनस कितना 483.64 किलोजूल आपको दे रखा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि व्हाट इज द इंथाल्पी चेंज डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल वाटर। अब जैसे हम वाटर को डिकम्पोजिशन करेंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, H2 बनेगा, वापस वही बनेगा ना, O2 बनेगा। इसको बैलेंस करें तो 2 मोल यहाँ, 2 मोल यहाँ पे, ओके, बैलेंस हो गया। तो जब भी हम वाटर को डिकम्पोज करेंगे तो डिकम्पोज करने के लिए हमें एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, देनी पड़ती है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और एंडोथर्मिक में डेल्टा H क्या होते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, समझे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो डेल्टा H दे रखा है ऑलमोस्ट कितना दे रखा है, 483.64 किलो जूल दे रखा है, ओके। तो ये पॉजिटिव आएगा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब बट यहाँ पर पूछा क्या गया, 1 मोल का पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आया डेल्टा H कितने मोल का, 2 मोल का आया है ना, यहाँ पर देखो ना 2 मोल का आए हैं। तो 1 मोल कितना होगा, तो 1 मोल के जब भी हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 483.64 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1 मोल का आ जाएगा हमारा, 1 मोल का आ जाएगा। तो इसका आंसर कट करो, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2 2 2 4 हो जाएंगे, मतलब 2 2 4 हो जाएंगे एंड 2 4 8 हो जाएंगे और 2 1 हो जाएगा, मतलब 2 4 1 का ऑलमोस्ट आएंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपको 4 करेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना, यहाँ पर पूछा गया था डिकम्पोजिशन करके पूछा गया था, तो वहां से क्वेश्चन को 1 मोल वाटर के हिसाब से सोल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन बस आगे पीछे था, एक फॉर्मेशन था, एक डिकम्पोज करके 1 मोल निकालना था, बस खत्म। इसका आंसर आपका 4th करेक्ट हो जाएगा। अब 5th नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि 5th नंबर द आस्किंग क्वेश्चंस व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिलेटेड बिटवीन द चेंज इंथाल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, मतलब चेंज इंथाल्पी और इंटरनल एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला बताना है क्या होगा। देखो आपने इंथाल्पी पढ़ा होगा, किसके अंदर पढ़ा होगा, थर्मोडायनामिक के अंदर में इंथाल्पी का पढ़ा होगा। फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू U प्लस PV, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये याद रखना, इंथाल्पी का फॉर्मूला होता है। जब इसको हम चेंज करते हैं, वेरिएट करते हैं, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल U डेल PV होता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें होती हैं, ये चीज को समझना आप अच्छे से, ठीक है। फिर जब इसको हम प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं, अब ये हो गया, अब प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल U प्लस प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज आएगा, बस। अब कुछ नहीं करना है, यही बताना था क्वेश्चन में कि बिटवीन चेंज इंथाल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या करेक्ट ऑप्शंस होंगे। तो यहां से हम इसको ड्राइव करेंगे और आपका आंसर मिल जाएगी, ठीक है। यहां पर देखो, पहले ये पीवी को हम क्या लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस। आइडियल गैस फॉर्मूला क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू बेसिकली nRT, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहां पर देखो प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, R तो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, बाकी को हम वेरिएट करेंगे, मतलब वेरिएबल करेंगे। देखो यहाँ P इज इक्वल टू V1 करेंगे इक्वल टू N1RT, ये 1 इक्वेशन हो जाएगा। P V2 करेंगे N2RT, ये इक्वेशन 2 होगा। अब क्या करेंगे, 2 इक्वेशंस में से 1 इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, PV2 माइनस PV1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2RT माइनस N1RT, ये आएगा। बेसिकली आप यहां पर देखने की कोशिश करना, ये आएगा। अब हम प्रेशर कांस्टेंट लेंगे, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो प्रेशर कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 आएंगे, और यहां पर RT कॉमन लेंगे तो N2 माइनस N1 आएंगे, ठीक है। और V2 माइनस V1 मतलब चेंज हो रहा है,
तो चेंज हो रहा था P डेल V हो जाएगा, और ये N2 माइनस N1 ये भी चेंज हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा Ng और RT। जैसा है RT वैसे ही छोड़ देंगे, लिख देंगे। तो P डेल V को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखो, P डेल V को हम लिख सकते हैं डेल्टा Ng RT। तो क्या फॉर्मूला बन के आएगी हमारा डेरिवेशन के बाद, यहाँ पर देख लो फॉर्मूला आएगी डेल्टा H इक्वल टू डेल U प्लस डेल Ng RT। ये हमारा इक्वेशन बन के आएगा, और यही हमारा इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का चेंज का फॉर्मूला है। तो कौन सा इसका ऑप्शन है, ऑप्शन मैच करके देखो, फर्स्ट ही ऑप्शन लगता है डेल्टा H इक्वल टू डेल U प्लस डेल Ng RT। इसका करेक्ट आंसर इक्वल टू फर्स्ट हो जाएगी, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ओके, टेम्परेचर 300 केल्विन, एक्सपैंड कर रही है आइसोथर्मली 1 लीटर टू 10 लीटर वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम एक्सपैंड कर रही, पहले 1 लीटर थी, अब एक्सपैंड करके 10 लीटर वॉल्यूम बन रही है। तो डेल्टा U फॉर द प्रोसेस आपको निकालना है, मतलब इंटरनल एनर्जी आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बेसिकली बताओ, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले थोड़ी सी ध्यान रखो, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो आप सोल्व कर लोगे, कि बिना सोल्व मतलब बिना पेन पेपर यूज किए हुए ऐसा क्वेश्चन है। आपको जरूरी नहीं कि फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको इंटरनल एनर्जी पूछा है, और यहाँ पर आइडियल गैस पूछा और आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर 0। तो आइडियल गैस जो होता है वो, सॉरी आइडियल गैस बोलो, इंटरनल एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल यू इक्वल टू NCV डेल टी होता है। मतलब मोटा मोटी जब भी आइडियल गैस की बात हो तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर ही 0 है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, 0 ही होगा ना। बस यही तो पहचानना था, सोल्व करना ही नहीं। आप सोल्व करने जाओगे फिर 0 आएगा तो आंसर लगाओगे, नहीं। यहाँ पर आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, आइसोथर्मली की बात कर रहा हूँ। आइसोथर्मल में टेम्परेचर 0 और आइडियल गैस में डेल्टा U, मतलब इंटरनल एनर्जी डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्योंकि फॉर्मूला आप यहाँ पर देख लो, ये फॉर्मूला होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जब T 0 तो डेल U 0, तो ऑप्शन आपका एक दैट विल बी करेक्ट आंसर। तो बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ग्राफ देखे डरना नहीं है आपको, पीवी कर्व के बताना है जो आपको ग्राफ में दे रखा है। मैक्सिमम वर्क डन, देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू होता है P डेल V, ये फॉर्मूला होता है वर्क का बेसिकली वॉल्यूम चेंज में। तो ये फॉर्मूला वर्क का होता है। तो यहाँ पर समझना है कि वर्क मैक्सिमम किस ऑप्शंस में आपको देखने को मिल रही है। देखो वर्क तो एक वॉल्यूम से होगा, जितनी वॉल्यूम में चेंज आएगी तो उसके हिसाब से आपको क्या होगा, वर्क ज्यादा होगा। और दूसरी चीज ये होती है, यहाँ पर ये भी देखना है कि जितनी ज्यादा एरिया ज्यादा ऑक्युपाई करेगा, जितना एरिया ऑक्युपाई करेगा वर्क उतनी ज्यादा हो जाएगी। देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ग्राफ आपको दे रखा है, यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर एक ग्राफ दे रखा है इस तरह से, ओके। तो यहाँ पर केस में क्या हो रहा है, तो इस केस में आप देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई वॉल्यूम में चेंज है, यहाँ पर आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक है, देख के ही लग रहा है कोई वॉल्यूम में चेंज ही नहीं है। मतलब डायरेक्ट वॉल्यूम के ऊपर एक डंडा लगा दिया, तो इससे कोई वॉल्यूम में चेंज हो ही नहीं रहा है। तो जब वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो वर्क भी तो 0 होगी, तो मिनिमम वर्क इसमें होगी, ठीक है। हम मैक्सिमम आपको क्वेश्चन के हिसाब से सोल्व करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्क देखते हैं, यहाँ पर एरिया देखो, ये एरिया काफी ज्यादा कवर कर रहा है, तो यहाँ पर जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा उतना वर्क होगा। यहाँ पर वर्क है, यहाँ पर वर्क ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक केस में यहाँ पर भी वर्क है, ठीक है। यहाँ पर भी कवर कर रहा है, एरिया कवर कर रहा है, तो यहाँ पर भी वर्क है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर काफी ज्यादा आपको वर्क देखने को मिल रहा होगा। बी और सी डी के ऑप्शन में कंपेयर में यहाँ पर वर्क एरिया ज्यादा कवर हो रहा है, तो मैक्सिमम वर्क किसमें देखने को मिल रहा है, इस केस में देखोगे तो थोड़ा सा कम है, इस साइक्लिक फॉर्म में। इसमें सबसे ज्यादा वर्क है। वॉल्यूम में देखो ना, वॉल्यूम में चेंज कितने हैं, बहुत वॉल्यूम में चेंज है, तो वॉल्यूम में भी चेंज है, और वर्क एरिया मतलब एरिया काफी ज्यादा ऑक्युपाई भी कर रहा है। तो जब एरिया ऑक्युपाई ज्यादा करेगा तो वर्क, जब एरिया ऑक्युपाई ज्यादा करेगा तो वर्क भी मैक्सिमम होगा। तो इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगी कि एरिया ऑक्युपाई ज्यादा हो रहा है तो वर्क भी ज्यादा करेगा, ओके। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीबी, मतलब सीपी एंड सीबी इसके बीच में रिलेशन बताना है। देखो आपने ये बेसिक अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था कि एंथैल्पी का रिलेशन इंटरनल एनर्जी से करवाया था, उसी से अकॉर्डिंग यहाँ से हम ड्राइव करेंगे ना तो एक फॉर्मूला बन के आएगा और ऑप्शन के हिसाब से मैच करना, आंसर करेक्ट आ जाएगी। तो मैं थोड़ा सा ड्राइव करूंगा, लेकिन आप ड्राइव करने की कोशिश मत करना, आप फॉर्मूला को याद कर लेना। बेसिकली बस इतना ध्यान रखना है। कैसे ड्राइव करो थोड़ा सा मैं बताता हूँ, इस वीडियो के अंदर में आपको थ्योरी भी स्ट्रांग हो जाएगा। देखो बेसिकली ये होता है,
जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो क्या होता है, यहाँ पर एंथैल्पी हो जाती है, ठीक है, एंथैल्पी चेंज। जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। इसकी फॉर्मूला होती है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस क्या होता है, पी डेल वी। ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा उधर, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में भी कराया, वहां पर ये फॉर्मूला आपको देखने को मिला है। तो इसको हम इसमें प्रेशर को कांस्टेंट किया, बट इसमें हम चाहते हैं कि सारे को चेंज कर दें, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पी भी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से हम आराम से सोल्व करेंगे और ड्राइव करेंगे, तो हमारा मेन फॉर्मूला सीपी और सीबी का रिलेशन का फॉर्मूला बन के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपको ये फॉर्मूला मालूम हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू होता है एन सी पी डेल टी, ये फॉर्मूला होता है, और डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है एन सी बी डेल टी, ये फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी के हिसाब से। और आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स, तो आपको मालूम हो नहीं पता तो आप यहाँ पर फॉर्मूला को ध्यान से एक बार देख लो। ओके, अब इस सारे फॉर्मूला को इसमें पुट कर दो, डेल्टा एच में पुट कर दो एन सी पी डेल टी, ठीक है, और डेल यू को बोलते हैं एन सी बी डेल टी, ठीक है। अब यहाँ पे पीवी, तो पीवी इक्वल टू अपने पढ़ा होगा, पीवी इक्वल टू एन आर टी, होता है कि नहीं होता, पढ़ा होगा बेसिकली। तो यहाँ पर मतलब दोनों को चेंज कर रहे हैं, पी और बी दोनों को चेंज हो रहा है। जब पी और बी चेंज होगा तो एन और आर तो कांस्टेंट है, तो एन आर बाहर हो जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको पुट कर सकते हैं, डेल पीवी को, मतलब डेल पीवी को पुट कर सकते हैं एन आर डेल टी, ये पुट कर सकते हैं, आराम से पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम इधर लेके आएंगे तो एन सी पी डेल टी माइनस एन सी बी डेल टी इज इक्वल टू एन आर डेल टी। अब इसमें कॉमन लेने वाली कौन सी बात है, कॉमन लेने वाली बात है एन और डेल टी कॉमन लेंगे तो सी पी माइनस सी बी हो जाएगी इज इक्वल टू एन आर डेल टी। अब देखो यहाँ पर देखो एन से एन कैंसिल, डेल टी से डेल टी कैंसिल, क्या बन के हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू बन के क्या आ रहा है, आर बन के आ रहा है। तो यही बेसिक फॉर्मूला है किसके बीच में रिलेशन का, सीपी माइनस सीबी का रिलेशन है। जब सीपी और सीबी का रिलेशन पूछे तो सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, ये 1 मोल के लिए होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 30 करेक्ट हो जाएगी। तो यही आपको ऐसा बेसिकली बताना था कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कि जब भी सीपी एंड सीबी का होगा सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, 1 मोल के लिए आर, अगर नॉर्मली होता सीपी एंड नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है सीपी माइनस सीबी इक्वल टू एन आर होता है। ओके, और 1 मोल होगा तो एन इक्वल टू 1 होता है, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। ओके, तो बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन जो आप पूछा गया है, 9 नंबर क्वेश्चन फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। देखो जो लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज को समझना उसमें क्या पूछा गया है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, इस पॉइंट को कवर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ एन आइडियल गैस, ये भी कवर करो। आइसोथर्मल कंडीशन, ये भी कवर करो। इस पॉइंट जो दे रखा है इसको इग्नोर करो तो क्वेश्चन सोल्व भी नहीं होगा। सबसे पहले आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर जीरो। सबसे पहले आइसोथर्मल में टेम्परेचर जीरो होता है। अब जब आइसोथर्मल है तो किसके केस में है, आइडियल केस में है। तो आइडियल केस में अगर थर्मल दिया हुआ है तो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ही तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो ये जीरो है, ये तो नहीं होने वाला, ये होने वाला है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये भी नहीं होने वाला। ऑप्शन 2 एंड 4 में मे बी कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखना है। अब यहां पर हम टोटल एस, मतलब टोटल एस की बात करते हैं, इंट्रोपी की बात करते हैं। देखो इंट्रोपी को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा, ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन, थोड़ी इरिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात करना है। देखो इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि देखो, मतलब अगर रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल मतलब कि फॉरवर्ड भी जा रहा है बैकवर्ड भी जा रहा है और दोनों का जो रेट बराबर होता है वो रिवर्सिबल है। और इरिवर्सिबल मतलब सिर्फ फॉरवर्ड ही जा रहा है, मतलब कोई एक तरफा की बात कर रहा है, या तो जा रहा है या तो फिर आ रहा है, दोनों एक साथ आ रहा जा रहा नहीं हो रहा। तो रिवर्सिबल का मतलब हो गया, इरिवर्सिबल का मतलब ये हो गया कि एक तरफा की बात हो रहा है। यहाँ पर देखो एक्सपेंशन है, मतलब एक्सपैंड हो रहा है। अब यहाँ पर देखो डेल्टा एस टोटल क्या होता है, डेल्टा एस टोटल जो होता है एस सिस्टम एंट्रोपी सिस्टम प्लस एंट्रोपी सराउंडिंग, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूं आपको, थोड़ा समझने की कोशिश करना, आराम से शांत से समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो अब इसे कंटेनर लो, एक छोटी सी कंटेनर लो यहां से, यहां पर हमने लिक्विड डाला, ओके डाल दिया, ऊपर से हमने कोई पिस्टन लगा दिया प्रेशर को आराम से रोकने के लिए, ठीक है, यहां से पिस्टन लगाओ, ओके। अब ये क्या कर रहा है कि अंदर से कोई प्रेशर लगाया, जैसे एक्सपैंड में क्या होता है, एक्सपैंड हो रहा मतलब खुल रहा है। तो जब अंदर से पी इंटरनल प्रेशर जब लगाता है, जब अंदर से प्रेशर लगाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको एक्सपैंड हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल्स ये ऊपर की तरफ और बढ़ने लगेंगे
और ये पिस्टन जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएंगे पिस्टन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, इसकी वॉल्यूम सपोज कर लो अगर 1 लीटर थी तो ये अभी 4 लीटर हुई है, तो यहाँ पर एक्सपैंड कर गई है। तो यहाँ पर देखो सिंपली ये समझना है कि पहले अंदर से जब प्रेशर लगाए, मतलब अंदर से जब प्रेशर लगाए तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ ढकेला और ऊपर की तरफ आ गया, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो अंदर थे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की एंट्रोपी बढ़ गई ना। पहले मॉलिक्यूल पास पास में थे जब पिस्टन अंदर की तरफ था, जैसे प्रेशर अंदर से लगाया तो क्या किया, पिस्टन ऊपर की तरफ गया। जब पिस्टन ऊपर की तरफ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ा सा उसको जगह मिला घूमने फिरने का, थोड़ी सी मॉलिक्यूल को क्या हो गई, जगह मिल गई घूमने फिरने का। यहाँ पर देखो थोड़ी सी मॉलिक्यूल उसको स्पेस मिल गया मूव करने का, मोबिलिटी, मतलब कि सिंपल ये है कि मॉलिक्यूल को मूवमेंट करने की जगह मिल गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रोसेस को एक्सपेंशन बोलते हैं, ये एक्सपैंड हो गया ना, खुल गया, पहले दबा हुआ था अब अंदर से प्रेशर लगा पिस्टन ऊपर की तरफ गया, एक्सपैंड हो गया, तो एक्सपेंशन हो गया। तो इस केस में क्या हो रहा है, तो यहां पर प्रेशर कहां लग रहा है, सिस्टम के अंदर में प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है, सिस्टम के अंदर प्रेशर लग रहा है, तो मॉलिक्यूल की एंट्रोपी बढ़ रही है, सिस्टम की मॉलिक्यूल की एंट्रोपी बढ़ रही है। तो सिस्टम की मॉलिक्यूल की एंट्रोपी बढ़ रही है, लेकिन सराउंडिंग की जो मॉलिक्यूल की एंट्रोपी है ना कहीं इसकी एनर्जी स्प्रेड हो जा रही है, क्योंकि बाहर से कोई भी एनर्जी लगा ही नहीं रहा, लगा भी रहा है थोड़ा बहुत तो स्प्रेड हो जा रही, काम ही नहीं आ रही। तो इसलिए डेल्टा एस टोटल में है सिस्टम की एंट्रोपी जो हो रही है वो इंक्रीज कर रही है, क्योंकि अंदर से प्रेशर लगा के एक्सपेंशन हो रहा है, तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है और इसकी क्या हो रही है, एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, मतलब इसकी एंट्रोपी दिख ही नहीं रही है, स्प्रेड हो रही है। तो ऑल ओवर डेल्टा एस जो हो जाएगी टोटल वो 0 के बराबर होगी कि क्या होगी, अगर सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है तो ऑल ओवर डेल्टा एस टोटल जो होगा वो तो इंक्रीज करेगी ना 0 से, ऑफ कोर्स। सराउंडिंग तो ऑलमोस्ट 0 मान लो, समझो काम ही नहीं कर रहा, इसकी एनर्जी काम ही नहीं कर रहा, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो डेल्टा एस टोटल भी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर 0 नहीं होगी, डेल्टा एस टोटल जो हो जाएगी वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। वो किस केस में करती है, वो करती है आपको इरिवर्सिबल एक्सपेंशन केस में। अगर रिवर्सिबल होता, सपोज कर लो इफ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो यहां पर क्या होता है, कंटेनर के अंदर में जो अंदर का प्रेशर लगा रहा हो, मान लो कि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल प्रेशर ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, और यहाँ पर प्रोसेस जो होते हैं वो बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं, तो उस केस में सिस्टम का एंट्रोपी और सराउंडिंग का एंट्रोपी ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाता है। तो रिवर्सिबल केस में डेल्टा एस टोटल जो हो जाते हैं वो 0 के बराबर हो जाता है, बस यही समझना था आपको। तो यहाँ पर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा था, मतलब ये एक्सपैंड हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही, जहां पर एंट्रोपी बहुत पास पास में मॉलिक्यूल थे, एक्सपैंड करके मॉलिक्यूल दूर दूर तक मूवमेंट बढ़ गई, स्पेस मिल गया, एक्सपैंड हुआ, तो स्पेस मिल गई, जब स्पेस मिलेगी तो वहां पर एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। तो कहां वर्क कर रही थी, सिस्टम में काम कर रही थी, सराउंडिंग में तो कर नहीं, जहां पर हम काम कर रहे हैं वो सिस्टम, बाकी जितनी भी दुनिया है सारे सराउंडिंग है, ठीक है। तो ये सिस्टम में काम, इसलिए सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही थी और सराउंडिंग की एंट्रोपी जो थी वो डिक्रीज कर रही थी, तो ऑल ओवर डेल्टा एस टोटल क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो कौन सा ऑप्शन है, नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब डेल्टा एस टोटल 0 से बड़ा है तो इसका मतलब डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0 होगा ना। कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन ये वाला है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आएगा, अगर अभी भी समझ में नहीं है तो कमेंट में जरूर बताना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि तो फॉर द रिएक्शन 2Cl Cl2 बन रहे हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो। देखो सिंपल यही है कि 2 क्लोरीन मिल करके Cl2 का बॉन्ड बन रहा है, मतलब कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, सिंपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो कोई भी मॉलिक्यूल मिलकर जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वहां पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और एक्सोथर्मिक मतलब क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव। बस 2 मोल गैस से 1 मोल गैस यहाँ पर Cl2 बन रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये हो रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिक्रीज कर रहे हैं, 2 मोल से यहाँ पर 2 मोल से 1 मोल की तरफ बना, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज कर रहे हैं गैसेस का। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एंट्रोपी जो हो जाएगी वो क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी। मतलब बेसिकली ये है कि डेल्टा एस 0 से कम हो जाएगा और डेल्टा एच भी 0 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 10 का 10 का आपका 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। 11 नंबर क्वेश्चन है जो पूछा गया है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। देखो ये इसको अंडरलाइन किया, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ आइडियल गैस एडियाबेटिक। देखो एडियाबेटिक से पता लग रहा है, ये नीट 2020 क्वेश्चन है, एडियाबेटिक से पता लग रहा है कि क्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। बस कौन सा ऑप्शन है, क्यू 0, एक यहाँ है एक यहाँ है, बाकी ये ऑप्शन को कट ही कर दो, एलिमिनेट हो गया ऑप्शन।
तो 1 और 4 में कोई एक करेक्ट होगा। अब आइडियल गैस के हिसाब से है, तो देखो आइडियल गैस के हिसाब से यहाँ पर कुछ ऐसा दे रखा है, टेम्परेचर और वर्क दे रखा है। देखो फ्री एक्सपेंशन समझते हैं, फ्री एक्सपेंशन होता क्या? देखो फ्री एक्सपेंशन का मतलब ये है कि एक्सपैंड अपनी मर्जी से हो रहा है, मतलब एक्सपैंड मॉलिक्यूल जो है अपनी मर्जी से कहीं भी वैक्यूम पोजीशंस में चले जा रहे हैं, कहीं भी घूम रहे फिर रहे आराम से, कहीं भी मॉलिक्यूल बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कोई रोकने वाला नहीं है, या अपनी मर्जी से मॉलिक्यूल कहीं भी अपना स्प्रेड होते जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, अपनी मर्जी से एक्सपैंड होना। ओके, इसको कोई प्रेशर, कोई बाहर से कोई रोक टोक नहीं है। तो इसका मतलब जब भी होता है, जब भी फ्री एक्सपेंशन की बात करते हैं तो पी एक्सटर्नल जो होती है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि अपनी मर्जी से मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, तो इसमें बाहर से कोई प्रेशर लगाने वाला है ही नहीं। तो जब पी एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा उस हिसाब से, तो एक फॉर्मूला होता है इरिवर्सिबल केस में, W इक्वल टू पी एक्सटर्नल माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी होता है। जब पी एक्सटर्नल जीरो तो वर्क इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा तो वर्क तो जीरो हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन वर्क जीरो है? यहाँ भी वर्क जीरो है, यहाँ तो नहीं है, तो ऑप्शन आपको फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अब टेम्परेचर जीरो कैसे, वो आप भी देख लो। देखो यहां पर आइडियल केस में बता रहा है, यहां पर देख लो कि आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट वाला थर्मोडायनेमिक फॉर्मूला क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ द हीट प्लस वर्क। ओके, तो डेल यू हीट कितना है? जीरो है, वर्क जीरो है, तो डेल यू जीरो है ना। अब यहां पर दे रखा आइडियल गैस, आइडियल गैस के हिसाब से इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और जब डेल यू जीरो हो जाएगा तो टेम्परेचर भी जीरो तो होगा ना, डेल टी जीरो होगा ना। तो बस वही है, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। समझ में आ गया कैसे जीरो हुआ टेम्परेचर? ठीक है। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज जब हाइड्रोलाइसिस करोगे क्या बनेगा? जब भी सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करते हो तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, और सुक्रोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होती है। ओके, तो यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी दे रखा है, ओके, टेम्परेचर दे रखा है, ओके, डेल्टा जी निकालना है। तो ये फॉर्मूला बेस पे है, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। इसके ऊपर आप पुट करोगे तो यहां से आपको आंसर आपको देखने को मिल जाएगी। आर की वैल्यू क्या पुट करना है? 8.314 पुट करना है जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। ओके, टेम्परेचर की वैल्यू क्या पुट करना, कितना है? 300 केल्विन पुट कर देना है बस। तो क्या ऑप्शन होगा? देखो प्लस वाला तो पहले नहीं होगा, माइनस वाला होगा, ये होगा, ठीक है। एल कैसे दे रखा है, तो यहाँ पर 300 सही है। एल क्या हो जाएगा? एल 2 × जैसा होगा 13 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट हो जाएगी। बस बेसिकली आपको इसको कैलकुलेट भी करना नहीं पड़ेगा, आप अरेंज कर दोगे, आंसर आपका करेक्ट आ जाएगी। देखो अब 13 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है कि एज स्टैंडर्ड कंडीशन है तो चेंज इंथैल्पी फॉर द फ्लोइंग, आपको डेल्टा एच दे रखा है। बेसिकली आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लो, -109 ओके किलो जूल। इसका मतलब ये है, ये थर्मिक रिएक्शन है, नेगेटिव आ रखा है। ओके, और वैसे भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होती है, और यहाँ पर थर्मिक ही रिएक्शन होगा ना। अब यहाँ पर देखो बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है H2 का, Br2 का, दोनों का बॉन्ड एनर्जी दे रखा है, और निकालना क्या है? बॉन्ड एनर्जी निकालना है किसकी? HBr का। देखो सबसे पहले डेल्टा एच, जब भी बॉन्ड एनर्जी निकालना है तो समेशन ऑफ रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी, समेशन ऑफ प्रोडक्ट की बॉन्ड, सॉरी प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी, प्रोडक्ट है, एक मिनट रुक जा, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी। जब भी आपको बॉन्ड एनर्जी निकालने की बात करें तो डेल्टा एच इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो डेल्टा इज इक्वल टू होता है समेशन एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस समेशन एंथैल्पी रिएक्टेंट। ये फॉर्मेशन केस में होता है, ठीक है, ये फॉर्मेशन केस में होता है। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये बॉन्ड एनर्जी में है, बीई में है, ठीक है। अब हमें पूछा गया बॉन्ड एनर्जी, तो डेल्टा एच दे रखा है -109, यहाँ पुट कर देंगे। ओके, रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट के अंदर में H2 है, तो H2 का बॉन्ड एनर्जी कितने दे रखे हैं? 435 दे रखे हैं, 435। और रिएक्टेंट में Br2 का बॉन्ड एनर्जी कितने दे रखे हैं? 192 दे रखे हैं। तो रिएक्टेंट हो गया माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितने है तो आपको प्रोडक्ट निकालना है, तो एक सपोज करो कितने मोल है? 2 मोल है। तो यहां से अगर आप x निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपको आंसर जो निकल के आएगी वो 368 देखने को मिल जाएगी। तो x आप खुद कैलकुलेट करना, 368 आपको देखने को मिल जाएगी किलो जूल पर मोल। ओके, तो 13 का आपका 2 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आप खुद से कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि इसमें कैलकुलेट करने वाली आपकी तो नॉर्मल बात, आपको खुद कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे बेसिक मैंने आपको बता दिया बस। और 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 14 नंबर क्वेश्चन में है कि डेल्टा एच आपको दे रखा है, सिंपली यहाँ पर देख लो, डेल्टा एच 30 किलो जूल पर मोल। ओके, टेम्परेचर भी दे रखा है,
450 केल्विन। बेसिकली आप समझ लो एंट्रोपी आपको निकालने बोल रहा है। तो क्या है, फॉर विच स्पॉन्टेनियस के केस में, स्पॉन्टेनियस केस में सेम टेम्परेचर में। तो आपने पढ़ा हुआ स्पॉन्टेनिटी के अंदर में गिब्स एनर्जी वाला, तो यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ डेल्टा जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। और स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी हमेशा जीरो से कम होता है, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस केस में। अगर आपने पढ़ा होगा एंथैल्पी का और गिब्स एनर्जी का, तो वहां पर आपको मालूम होगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो बस उसी के बेसिस बताना है कि डेल्टा एच माइनस टी डेल एस इक्वल टू डेल जी। ठीक है, अब यहाँ पर डेल एच माइनस टी डेल एस क्या है, जीरो से कम होता है ना, तो जीरो से कम कर दिया मैंने। ओके, यहाँ पर आप देखो सारे वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पर डेल एच इक्वल टू ये उधर जाएगा तो टी डेल एच हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल नहीं, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालना डेल एच इक्वल टू डेल एच अपॉन टी। बस अब वैल्यू पुट कर दो। डेल एच के कितना है 30 किलो जूल पर मोल और अपॉन 450 केल्विन। जैसे डेल एच आ जाएगा तो डेल एच जो भी आएगा पॉजिटिव में ही डेल एच आएगा। कट छड़ के आएगा ऑलमोस्ट 66 पॉइंट समथिंग आता है, ऐसा कुछ डेल एच आता है। तो ऑलमोस्ट 70 के आसपास आएगा। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगी 14 का। अब 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है कि अंडर द थर्मल कंडीशन है, टेम्परेचर दे रखा है, एक्सपैंड हो रहा है कितना 0.1 लीटर से 0.25 लीटर, मतलब वॉल्यूम V1 दे रखा है, V2 दे रखा है, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर आपको दे रखा है, मतलब P एक्सटर्नल आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन निकालना है। तो ये इरिवर्सिबल केस में है। तो इरिवर्सिबल फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इरिवर्सिबल केस में एक्सपैंड हो रही है तो इरिवर्सिबल भी तो एक्सपैंड होगी तुरंत। तो यहाँ पर P एक्सटर्नल होता है, वर्क डन इज इक्वल टू डेल भी होता है, मतलब कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है P एक्सटर्नल माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल भी होता है। तो यहाँ पर P एक्सटर्नल कितने दे रखे हैं, 2 बार दे रखे हैं, 2 बार। और डेल भी आपको V2 माइनस V1 है, तो V2 कितना है 0.25 लीटर माइनस 0.1 लीटर। इसको माइनस करो, 0.25 माइनस 0.1 तो 5.1, मतलब 0.515 आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू 2 बार इंटू 0.15 लीटर। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको अगर हम डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 आएगा, तो 15 इंटू 30 अपॉन 100 आ जाएगा। ये आ जाएगा बार लीटर में। बट 1 बार लीटर जूल में कन्वर्ट करना 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो वर्क इज इक्वल टू 13 अपॉन 100 इंटू 100 करेंगे, जूल में आ जाएगा, 100 एंड कैंसिल, वर्क इज इक्वल टू माइनस 13 जूल। करेक्ट, कौन सा ऑप्शन है, 1 इज करेक्ट आंसर। तो 15 का 1 करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही डाउट क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी नहीं होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, वहां से हम कोशिश करेंगे आपकी और डाउट सोल्व करें। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद।